Students, now we are going to start chapter number 10th वेक्टर अलजेब्रा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ताकि आप प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10th है हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10th को बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि चैप्टर नंबर 11th जो है हमारे पास 3D यानी 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, उसमें भी वेक्टर्स का बहुत यूज़ है। अगर वेक्टर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो समझ लीजिए चैप्टर नंबर 11th स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा आपका। ओके, शुरुआत करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से वेक्टर्स की, जिसकी हेल्प से आप चैप्टर को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास वेक्टर्स का। वेक्टर्स क्या होता है? तो बेसिकली हम कह सकते हैं दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर्स। ओके, वे क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो कहलाती हैं वेक्टर्स। और वेक्टर्स को डिनोट किया जाता है या तो ए बी के ऊपर वेक्टर का एरो का साइन लगा दें तो वो भी वेक्टर को डिनोट करता है, या कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं वेक्टर्स को डिनोट करने के लिए। या स्टूडेंट्स, हम कुछ इस तरीके के सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं। ए है तो ए के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, या बी है तो बी के ऊपर वेक्टर का साइन लगा देंगे तो ये हो जाएगा बी वेक्टर, सी वेक्टर ऐसे। या कोई पी क्यू वेक्टर है हमारे पास तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी क्यू वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से वेक्टर्स को डिनोट किया जाता है। तो बेसिकली वेक्टर्स क्या हुआ? दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर्स। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर। Initial point of a vector. Let AB be a vector, then the point A from where the vector AB starts is called its initial point. देखिए, डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए हमको, हालांकि डेफिनेशन आएगी नहीं है एग्जाम में। ओके, तो इनिशियल पॉइंट क्या कहलाया? यदि ए बी कोई वेक्टर है तो इनिशियल पॉइंट कहलाता है जहां से वो वेक्टर शुरू होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा इसको। ओके, देखिए टर्मिनल पॉइंट, दूसरा पॉइंट है हमारे पास टर्मिनल पॉइंट। द पॉइंट बी ऑन विच द वेक्टर ए बी एंड्स इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल पॉइंट। चलिए थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक। एरो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर की डायरेक्शन को, और ये वेक्टर है हमारे पास फॉर एग्जांपल ए बी वेक्टर। तो यानी ये वाला पॉइंट ए और यहां पर पॉइंट है बी। तो इनिशियल पॉइंट वो पॉइंट कहलाता है जहां से वेक्टर शुरू होता है, स्टार्ट होता है। तो ये पॉइंट ए कहलाता है इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर, क्योंकि ए पॉइंट से वेक्टर की शुरुआत हुई है, स्टार्ट हुआ है। और जो ये पॉइंट बी है जहां पर वेक्टर एंड करता है उसे हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। तो बी क्या हुआ? टर्मिनल पॉइंट, और ए इनिशियल पॉइंट। तो अगर हमारे पास लिखा हुआ है ए बी वेक्टर तो वहां पर ए इनिशियल पॉइंट होगा और बी टर्मिनल पॉइंट होगा। और अगर वेक्टर लिखा हुआ हो फॉर एग्जांपल पी क्यू वेक्टर, कुछ इस तरीके से, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि P इनिशियल पॉइंट रहा होगा और Q टर्मिनल, यानी वेक्टर कुछ ऐसे रहा होगा, P एंड Q, P इनिशियल और Q टर्मिनल पॉइंट। एरो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर की डायरेक्शन को। तो ये दो तरीके के पॉइंट है, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर। अब आता है स्टूडेंट्स हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है? तो हम कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ द वेक्टर, डिनोटेड एज, ये इसके सिंबल्स हैं। एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर से हम क्या समझते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या है? डिस्टेंस है इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच की। The distance between initial and terminal point is known as magnitude और length of the vector। डिनोट किया जाता है इस तरीके के सिंबल से। अगर ए बी वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे, दो लाइन डाल देंगे यहाँ पर। अगर ए वेक्टर के तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे। और सिंपली अगर ए वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड को हम ए लिख कर भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली यूज होता है ये वाला सिंबल, या तो ये या ये। तो बात समझ में आई आपके? क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला कॉन्सेप्ट या अगला टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर पोजीशन वेक्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको समझना है ध्यान से। पोजीशन वेक्टर, देखिए हमारे पास 3 डायमेंशनल एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है 0 0 0,
कोई पॉइंट P लेट किया है हमने यहाँ पर और उसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए x, y एंड z। तो या तो यहाँ पर हम कहें कि OP वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, या से रिप्रेजेंट किया जा सकता है R वेक्टर करके, जो सिंबल आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो क्या हुआ, द पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर, यहाँ से OP वेक्टर और R वेक्टर इज गिवन बाय, ये हमको मिलता है OP वेक्टर या R वेक्टर मिलेगा स्टूडेंट्स x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो R यानी पोजीशन वेक्टर जो मिला वो कैसे मिला हमको, x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर इज गिवन बाय। देखिए वही सिंबल जो मैंने अभी आपको समझाया था मैग्नीट्यूड के लिए, मैग्नीट्यूड को ऐसे डिनोट किया जाएगा। तो वो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी जो भी वेक्टर हमारे पास है आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जेड, इनका स्क्वायर करके अगर ऐड कर दिया जाए और अंडर रूट या स्क्वायर रूट के अंदर ले लिया जाए इसको, तो हमको मिल जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ पोजिशन वेक्टर। क्लियर, बात समझ पा रहे हैं आप? ओके, चलिए देखते हैं नया कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, नया टॉपिक है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, देखिए भाई फिर से ही 3 एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कोई पॉइंट P लेट किया है हमने जिसके कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स वाई जेड, और स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है, ये मैंने आपको समझाया ही था। देखिए जरा ध्यान से समझेंगे थोड़ा, एक्स एक्सिस इस पॉइंट P या यूँ कहूँ पोजीशन वेक्टर R के साथ जो एंगल बनाता है उसे हमने मान लिया अल्फा। ओके, वाई एक्सिस इसके साथ जो एंगल बनाता है वो आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, वो मान लिया हमने बीटा, और जेड एक्सिस इसके साथ जो एंगल बनाता है वो है गामा। ओके, एक्स एक्सिस ने जितना एंगल बनाया अल्फा, डायग्राम में आप क्लियर देख पा रहे होंगे, वाई एक्सिस ने बीटा और जेड एक्सिस ने गामा। तो स्टूडेंट्स यही एंगल कहलाते हैं डायरेक्शन एंगल्स। ध्यान से देखेंगे आप, डायरेक्शन एंगल्स आर अल्फा बीटा एंड गामा। और स्टूडेंट्स अगर इन डायरेक्शन एंगल्स की हम कोसाइन वैल्यूज फाइंड कर लें तो वो कोसाइन वैल्यूज कहलाती हैं डायरेक्शन कोसाइंस। देखिएगा जरा ध्यान से, कोसाइन वैल्यूज ऑफ डायरेक्शन एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, ये क्या कहलाई, डायरेक्शन कोसाइंस। देयरफॉर cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अल्फा एंगल था, ये बीटा एंगल था, ये गामा एंगल था, ये कहलाए डायरेक्शन एंगल्स। और अगर इनकी हम फाइंड आउट कर लेते हैं कोसाइन वैल्यूज, तो cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। आर वेक्टर यहाँ पर पोजीशन वेक्टर था, ये मैंने अभी आपको समझाया था। स्टूडेंट डायरेक्शन कोसाइन से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, या ये कहूँ कि कंक्लूजन है, पॉइंट है, जो आपको समझना बड़ा जरूरी है, इसलिए चलिए उसको देखते हैं। बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट्स आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, ध्यान से समझेंगे। देखिए ये चैप्टर जो आपका वेक्टर्स है या 3D है, ये चैप्टर्स कुछ इस तरीके के हैं कि इसमें जो कॉन्सेप्ट होगा जितना स्ट्रॉन्ग होगा जिस स्टूडेंट का, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग कर पाएगा चैप्टर को और प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर पाएगा। तो यहाँ पर ये नहीं कि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस कराना शुरू कर दें, इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको, उसके बाद क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी है ये। ओके, चलिए ध्यान से देखते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस आर ऑल्सो डिनोटेड एज L, M एंड N। ध्यान रखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस को L यानी कोस अल्फा को L से, कोस बीटा को M से और कोस गामा को N से डिनोट किया जा सकता है। और दीज आर रिलेटेड एज, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से समझना। L यानी कोस अल्फा, अगर हमारे पास पोजिशन वेक्टर है R वेक्टर, जो भी मैंने आपको पीछे दिखाया था, R वेक्टर इक्वल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो वहां से अगर हमें कहा जाए कि आप इसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कीजिए, तो उसके लिए ये रिजल्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ये पॉइंट्स जरा ध्यान से समझना। L या कोस अल्फा, बात एक ही हो गई, मिल जाएगा आपको x जो आई कैप का कोफिशिएंट था या कंपोनेंट था, अपॉन पोजिशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है, दैट इज L इक्वल कोस R इक्वल x, तो एज इट इज है, और मैग्नीट्यूड को हम सिंपली R भी लिख सकते हैं डिनोट करने के लिए। ओके, तो रिजल्ट क्या हुआ कि x जो होगा वो L इंटू R की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सिमिलरली M क्या होगा स्टूडेंट्स, M यानी कोस बीटा और y अपॉन पोजीशन वेक्टर R वेक्टर का मैग्नीट्यूड,
ओके, दैट इज m इक्वल कोस बीटा y अपन r लिख सकते हैं हम, j कैप का कोफिशिएंट है y, देयरफॉर कहा जा सकता है कि जो y होगा वो m इंटू आर की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं आप, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, चलिए देखते हैं। सिमिलरली n इक्वल होगा कोस गामा के और इक्वल होगा k कैप के कोफिशिएंट या कंपोनेंट z अपॉन r जो पोजीशन वेक्टर था आपका उसकी मैग्नीट्यूड के, दैट इज n इक्वल कोस गामा z अपॉन r, क्योंकि मैग्नीट्यूड को हम सिंपली ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, समझाया था मैंने अभी आपको। तो देयरफॉर क्या रिजल्ट आया कि z जो होगा वो n इंटू आर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स आप लोग, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जितना मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में समझा दूंगा उसके बाद आपको कुछ इसमें समझने के लिए बचता नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे डिटेल में, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लेना, चाहे आप फिर इधर उधर कहीं से कुछ मत देखें, तो आपका चैप्टर बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। सब कुछ डिटेल में करा रहे हैं, भले ही वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए। ओके, चलिए अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ, वेयर आर और ऐसे जो है ये कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ पोजिशन वेक्टर आर, मैंने आपको बताया है, एंड इज गिवन बाय अंडर रूट या स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ओके, चलिए देखते हैं नए रिजल्ट को। स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिलेशन बिटवीन एल एम एन और या एल स्क्वायर एम स्क्वायर एंड एन स्क्वायर। देखिए अभी मैंने आपको बताया डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है एल एम एंड एन की फॉर्म में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एग्जाम में यहाँ से कि रिलेशन क्या है एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर में। देखिए अगर बात सीधा बताने की हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल होगा 1 के। जो आपको समझ लेना है, लर्न कर लेना है, क्या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल होता है 1 के। लेकिन ये 1 आया कहाँ से और ये इक्वल कैसे हुए, चलिए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अभी मैंने ऊपर रिजल्ट में आपको बताया था कि एल की वैल्यू होती है एक्स अपॉन आर। चलिए एक बार मैं दिखा भी देता हूं आपको, देखिए जरा, एल की वैल्यू है एक्स अपॉन आर, एम की वैल्यू है वाई अपॉन आर और एन की वैल्यू है जेड अपॉन आर। तो इसी वजह से हमने स्टूडेंट्स एल के प्लेस पे एक्स अपॉन आर पुट किया, एल स्क्वायर था तो हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली एम स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एंड जेड एन स्क्वायर हो गया जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो सेम आ गया, एलसीएम लिया आपने तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अगर स्टूडेंट्स आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैंने समझाया हुआ है आपको, तो जरा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर न्यूमरेटर एज इट इज, जो नीचे डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है, अगर आर ये है तो आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर ये है तो आर स्क्वायर क्या होगा ये, अब जितना न्यूमरेटर उतना ही डिनोमिनेटर, तो बचता क्या है 1। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल कर आता है बड़ा इंपॉर्टेंट कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू इक्वल होगी 1 के। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नया कॉन्सेप्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नया टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की टाइप्स। ओके, पहली टाइप आती है यहाँ पर जीरो वेक्टर। ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर स्टूडेंट्स जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, यानी एक के ऊपर ही दूसरा आ जाए, तो वो वेक्टर कहलाएगा जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। और जीरो वेक्टर को डिनोट किया जाता है जीरो के ऊपर एरो का साइन लगाकर, जीरो वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है 0 के। ये भी आपको समझना है, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा 0 के। या तो जीरो वेक्टर को कुछ ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं, अदरवाइज जीरो वेक्टर को आप ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है ए। देखिए ए क्या दिखा रहा है कि ए इनिशियल है और ए ही टर्मिनल है, तो यानी इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही है। बी वेक्टर यानी बी इनिशियल है और बी ही टर्मिनल है। तो इस तरीके का मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर बी इनिशियल का काम किया और ए ने ही टर्मिनल का काम किया, तो ऐसे वेक्टर को हमने कहा जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा 0 के। चलिए टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर
ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, यानी वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो 1 हो, वो वेक्टर कहलाएगा यूनिट वेक्टर। ओके, ध्यान से समझेंगे आप। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप, ये सिंबल है कैप का। हमेशा याद रखना, किसी भी यूनिट वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके ऊपर हमें लगाना पड़ेगा कैप। जैसे ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर को डिनोट करना है तो वो होगा ए कैप। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर कहलाता है जो जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। ओके, चलिए एक रिजल्ट भी मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझेंगे आप। मान लो ए कोई वेक्टर है, ए कोई वेक्टर है हमारे पास, तो ये वेक्टर इक्वल होगा ए कैप, यानी उसका यूनिट वेक्टर, अपॉन उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के इक्वल। यानी ए वेक्टर इक्वल है ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के इक्वल। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम टाइप 3 की प्रॉब्लम, या यूँ कहें कि टाइप 3 के वेक्टर्स को। टाइप 3 का वेक्टर्स है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल, देखो नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या होना है, को इनिशियल। 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। यानी 2 या 2 से ज्यादा ऐसे वेक्टर्स स्टूडेंट्स जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। अब उनका मैग्नीट्यूड क्या है, उनकी डायरेक्शन क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल ध्यान रखना है कि उनका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। ओके, ध्यान से समझ गए आप इस बात को। उनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। अब उनका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ समझाना चाहूँ तो देखिए जरा ध्यान से। मान लो एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं तो यहाँ पर, और एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, या फिर एक वेक्टर ये है सी वेक्टर। तो आपको ध्यान में केवल एक बात आ रही होगी कि यहाँ पर इनिशियल पॉइंट सेम है। यहाँ से ही ए वेक्टर शुरुआत करता है, यहाँ से ही बी वेक्टर और यहाँ से ही सी वेक्टर। तो तीनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट एक है, जिसे हम ओ भी मान सकते हैं। क्लियर बात समझ पा रहे हैं आप? तो ऐसे वेक्टर्स जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट, टाइप 4 का वेक्टर है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स। 2 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी collinear if they are parallel to the same line irrespective of their magnitudes and directions। यानी 2 या 2 से ज्यादा ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन के पैरेलल हो, दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी एक दूसरी लाइन के पैरेलल हो सब के सब। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कि उनका मैग्नीट्यूड क्या है और उनकी डायरेक्शंस क्या है। बस मेन पॉइंट जो है कि वे किसी एक यानी सेम लाइन के पैरेलल हो। 2 या 2 से ज्यादा ऐसे वेक्टर्स तो वो कहलाएंगे कोलिनियर वेक्टर्स। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। इक्वल 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स। ध्यान से समझेंगे आप, 2 वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे यदि उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, और उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए स्टूडेंट्स। रिगार्डलेस यानी उनकी पोजीशन ऑफ इनिशियल पॉइंट से कोई मतलब नहीं है हमारा, बस ध्यान रखना है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी डायरेक्शन सेम हो। तो ऐसे 2 वेक्टर्स कहलाते हैं इक्वल वेक्टर्स। रिप्रेजेंट किया जा सकता है उनको ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर से। बाकी मैं जब आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो डिटेल में सब वेक्टर्स का कहाँ क्या यूज है वो वहीं पर समझा दूंगा। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, किसी एक वेक्टर का निगेटिव। तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर के इक्वली उसका भी मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन इज अपोजिट, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है टू दैट ऑफ इट, इज कॉल्ड निगेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर। यानी मैग्नीट्यूड तो स्टूडेंट्स होगा सेम लेकिन डायरेक्शन होगी अपोजिट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बी ए वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ द वेक्टर ए बी, यानी कोई वेक्टर ए बी है तो इसका निगेटिव जो होगा वो बी ए होगा। तो हम लिख सकते हैं बी ए वेक्टर इक्वल है माइनस ऑफ ए बी वेक्टर के, क्योंकि यहाँ आप समझ रहे हैं ए इनिशियल पॉइंट है, बी टर्मिनल पॉइंट है, लेकिन वेक्टर बी ए में बी इनिशियल पॉइंट हुआ और ए टर्मिनल पॉइंट हुआ, यानी मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ओके आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम। डिटेल कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, बेसिक बिल्कुल, वेक्टर्स का डिटेल में बिल्कुल। Okay, now you are able to solve exercise 10.1. Clear?
and if you have any doubt related to this then you can write in comment sections. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के सॉल्यूशंस के साथ, और जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है वेक्टर्स का उसे डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.